हेलो दोस्तों, कैसे हो? आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो। लगातार मिल रही असफलता का अर्थ है कि निरंतर सफलता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। आज अपन जानेंगे बायोमोलिक्यूल क्या होता है। बायोमोलिक्यूल का मतलब ही अपन को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या हूं। तो बायो यानी होता है लिविंग और मॉलिक्यूल यानी होता है एटम से मिलकर बना हुआ छोटा सा ग्रुप या फिर बड़ा सा ग्रुप। उसे अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में अपन जानते हैं कि एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। यही इसकी में बात की गई है। तो मॉलिक्यूल्स इस नेचर में मिलते हैं एटम के मिलने से। और बायो का मतलब होता है लिविंग। भाई बायोलॉजी का मतलब ही क्या है? लिविंग सिस्टम का स्टडी करना। तो किसी भी लिविंग के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो वहां पे वर्ड आएगा बायो। तो बायो यानी होता है लिविंग और मॉलिक्यूल्स यानी होता है एटम्स का ग्रुप। एटम जब मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल अगर लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसे अपन बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो इसका एक सिंपल सा ऐसे अपन समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उनके साथ में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अपन बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है उन्हें अपन बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल हो सकता है एमिनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड, फैट। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम में मिलता है उसे अपन क्या बोल देते हैं? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का सिंपल सा मीनिंग यही है कि लिविंग सिस्टम में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स, उनको एक एक करके जानते हैं। अच्छा, बायोमोलिक्यूल को अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। दो तरीके से पढ़ने का मतलब है बायोमोलिक्यूल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है समझने के लिए। देखो, एक होता है छोटा मॉलिक्यूल, उसे अपन इंग्लिश में बोल देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। एक होता है बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल, उसे अपन बोल देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अब लार्ज मॉलिक्यूल और ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो पार्ट बना रखे हैं बायोमोलिक्यूल के। एक है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो और मैक्रो इसको इस बेस पे बोला गया है। इसका एक बेस बना देते हैं यहाँ पे। इसका बेस है मॉलिक्यूलर वेट। क्या है इसका बेस? मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका बेस है। इसके बेसिस पे अपन ने ये बायोमोलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक को बोलेंगे माइक्रो, एक को बोलेंगे मैक्रो। देखो, माइक्रो यानी छोटे। अब छोटे यहाँ पे वेट जो किया गया है वो ये बोला गया है कि अगर वेट का रेंज, मोलिकुलर वेट का रेंज अगर 8 to 800 डाल्टन है तो वो माइक्रो मोलिक्यूल में काउंट कर ली जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन आ जाते हैं? एमिनो एसिड आ जाते हैं, मोनोसेकेराइड आ जाते हैं, सेकेराइड ग्रुप जैसे ग्लूकोज, और न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका एक यूनिट, उसे अपन न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। लिपिड और फैटी एसिड भी यहाँ पे काउंट कर लिए जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। दूसरी बात, यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, जैसे कैसे कंबाइन होते हैं ध्यान से देखना। आपने अगर सेल में या फिर बायोमोलिक्यूल में कुछ पहली थोड़ी बहुत बातें भी जानते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एमिनो एसिड की पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और उसे अपन प्रोटीन बोलते हैं। तो एमिनो एसिड से क्या बन जाता है? एमिनो एसिड से प्रोटीन बन जाता है। मोनोसेकेराइड जब पॉलीमराइजेशन करता है तो वो पॉलीसेकेराइड बन जाता है, और जब न्यूक्लियोटाइड मिलता है तो वो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, जिसे अपन डीएनए एंड आरएनए भी बोलते हैं। ये आरएनए और डीएनए ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही तो है। इसकी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और लिपिड और फैट या फिर फैटी एसिड जब मिलता है ग्लिसरॉल के साथ में तो वो फैट और लिपिड बना देता है। तो ऐसा कुछ पॉलीमराइजेशन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन होने का मतलब यही है कि मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होती है और एक चेन बना देती है, और वो चेन एक ग्रुप बन जाता है। उसे अपन क्या बोल देते हैं? पॉलीमर बोल देते हैं। पॉलीमर एक यूनिट बहुत बार रिपीट होती है, उसे अपन पॉलीमर बोल देते हैं। अब इसका वेट जब जब इनको बार बार रिपीट किया जाएगा तो इनका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक को दो बार रिपीट किया गया तो कहीं ना कहीं 800 डाल्टन से आगे चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा का मतलब अपन यहाँ पे बोल देते हैं कि 2000 डाल्टन से 2000 डाल्टन से अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो हो जाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। अब एक यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन रहेगा, पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं।
प्रोटीन आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड आएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, फैट लिपिड आ जाएगा। मैंने देखो फैट और लिपिड यहां पे भी लिख रखा है और यहां पे भी लिख दिया है। ये क्या बला है, इसके बारे में अपन जानते हैं, तो ये अपन आगे थोड़ी बात करेंगे कि लिपिड का एक नेचर होता है। लिपिड को अगर मैं मोलिकुलर वेट को अगर मैं वेट करूंगा उसका, तो उसका मोलिकुलर वेट आएगा इस रेंज में, इसलिए वो माइक्रोमोलिक्यूल है। और अगर मैं उसको किसी फिल्ट्रेट से फिल्टर करवाना चाहूंगा, मतलब छानना में चाहूंगा जब उसको, तो वो छनेगा नहीं, क्योंकि उसका एक नेचर होता है। लिपिड क्या करता है, ग्रुप बनाता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलके बड़ा ग्लोब्यूल बना देता है, इसे अपन फेट बोल देते हैं। और वो फेट जो है वो बड़ा पार्ट हो जाता है, वो छनता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ग्रुप बन जाता है, तो वो रिटेंटेट हो जाता है। मतलब जब भी अपन किसी छलनी से उसे छानेंगे, तो वो जैसे चाय छानते हैं तो चाय रुक जाती है ना छलनी में, इस तरीके से लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल होके भी रुक जाता है, इसलिए उसे अपन कई बार मैक्रोमोलिक्यूल में भी काउंट करते हैं। आगे जान जाएंगे, पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्लियर होगा। लेकिन आपको लिपिड के केस में याद रखना है कि वो दोनों में काउंट किए जाते हैं। मोलिकुलर वेट के बेस पे वो माइक्रोमोलिक्यूल है, और अगर वो फिल्ट्रेट में फिल्टर नहीं होता है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल है। समझ में आई बात? अब आगे चलना। अब मैं बोलता हूं कि आपने बात तो कर ली कि बायोलॉजी में, मतलब लिविंग सिस्टम में मिलने वाले मॉलिक्यूल को अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे। भाई इन मॉलिक्यूल्स को अपन कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे, तो किसी लिविंग पार्ट पे तो लेना पड़ेगा। चाहे वो प्लांट हो, लिविंग पार्ट प्लांट होता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स का कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, समझने के लिए एक प्लांट की लीफ ले ली है और एक ह्यूमन बॉडी से स्टमक निकाल लिया है, या फिर किसी भी एनिमल से स्टमक निकाल लिया है, और उस स्टमक के एक पार्ट को अपन क्रश कर देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ फोड़ देंगे। और तोड़ने फोड़ने के लिए अपने पास में मोटार और पेस्टल है। ये मोटार और पेस्टल क्या होता है, इसे आप यूं समझिएगा, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में चाय बनाते तो अदरक कूटते हैं ना, अदरक, जिंजर, वो कूटने में जो आप एक वो खरल और मूसली का यूज करते हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं, मोटार और पेस्टल बोल देते हैं। तो इन पार्ट को अपन क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, तभी तो इनका कॉम्बिनेशन ब्रेक होगा। और इनके कॉम्बिनेशन ब्रेक होने के बाद में तो पता चलेगा कि ये किससे बने हुए हैं। ये लिविंग सिस्टम का पार्ट है, तो पता लगेगा कि किससे बने हुए हैं। तो यहां से देखना, जब मैंने इसमें इसको इन सारे पार्ट्स को तोड़ दिया, इसमें डाल के क्रश कर दिया है, ग्राइंड कर दिया है, एक मिक्सचर बना दिया है, बड़े पार्ट को तोड़ फोड़ दिया, एक तरीके से मैंने डाइजेस्ट कर दिया है। और तोड़ने के बाद में मैंने उसको मिक्स किया है इसमें, इस एसिड में मिक्स किया है। और इस एसिड का नाम आप सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मेरी बात सुन लीजिएगा। ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसे अपन क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसे बोलेंगे। और इस ग्राइंडिंग क्रश को अपन इसमें मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद में क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन जैसा बन जाता है, एक सेमी सॉलिड जैसा एक सॉल्यूशन बन जाता है। उसे अपन बोलते हैं स्लरी बोलते हैं। तो स्लरी अपने बना ली। स्लरी बनाने के बाद में एक बर्तन लेते हैं, और एक बर्तन पे एक मसलिन क्लॉथ लगाते हैं, चीज क्लॉथ उसे बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में उसे बोल दो कि वो कॉटन क्लॉथ है। कॉटन क्लॉथ मतलब सूती कपड़ा। सूती कपड़ा एक उस पे लगाया बर्तन पे, और उस पे उस स्लरी को डालते हैं, और अपन फाइंड आउट करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब भी उसे अपन छानते हैं, तो कुछ चीजें इस मसलिन क्लॉथ के ऊपर रुक जाती है, कुछ चीजें छन के नीचे चली जाती है। तो अपन ने ऐसे जो चीजें रुक गई उसको अपन ने बोल दिया वो रिटेंटेट है, वो रुक गए हैं। रिटेंटेट का मतलब वो रुक गए हैं। और जो छन गए हैं उसे अपन क्या बोल देंगे, फिल्ट्रेट बोल देंगे। तो एक चीज फिल्टर हो गई फिल्ट्रेट, रुक गई वो रिटेंटेट। अब बोलते हैं कि यार जो चीजें छन गई है वो छोटे मॉलिक्यूल होंगे, तो जो फिल्ट्रेट हो गया उसे अपन क्या बोलेंगे कि वो माइक्रोमोलिक्यूल है, और जो रुक गया उसे अपन बोलेंगे कि वो मैक्रोमोलिक्यूल है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, नहीं आई तो आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए कि यहां पे कोई दूसरी चीज और यूज नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे एसिटिक, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही क्यों यूज किया गया? तो इसके पीछे रीजन ये है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या करता है, किसी भी पार्ट को ये दो चीजों में डिवाइड कर देता है। एक, जो पार्ट इसमें मिक्स हो सकते हैं वो इसमें घुल जाते हैं, कुछ पार्ट इसमें नहीं घुलते हैं। इसका मतलब इसमें बड़े पार्ट जो है वो घुलते नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं, और कुछ पार्ट इसमें जो बड़े पार्ट होते हैं वो इसमें मिक्स नहीं होते, छोटे पार्ट इसमें घुल जाते हैं।
तो घुलने वाले पार्ट इसमें एक तरीके से सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा, और कुछ रिटेंटेड मतलब बड़े पार्ट जो होते हैं वो इसमें मिक्स नहीं होते, तो एक तरीके से छोटे पार्ट और बड़े पार्ट में सेपरेशन कर देता है ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसलिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पे यूज किया जाता है। क्या बात समझ में आई? अब छानने के बाद में पता लगा कि जो चीजें इस एसिड में घुल गई थी वो तो फिल्टर होके नीचे आ गई, इसलिए उन्हें अपन ने क्या बोल दिया, उनको अपन ने बोला है एसिड सोल्यूबल पूल। एसिड में घुलने वाला वो पार्टिकल उसे अपन पूल बोल देते, पूल यानी ग्रुप हो जाता है। एसिड सोल्यूबल पूल फिल्टर होके फिल्ट्रेट बन गया, और बड़े पार्ट जो थे वो एसिड में इनसोल्यूबल रहे। सोल्यूबल मतलब मिक्स नहीं हुए, और वो पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या इतनी बात समझ में आई? यहां से अपन को पता लगा है। अब यहां से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आपको यहां से फिर से ये मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल का पता लगेगा। तो चीजें छन के वो नीचे आ गई। अब यहाँ पे कौन कौन नीचे आया मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे नीचे आया है शुगर, यहाँ पे नीचे आया है एमिनो एसिड, यहां पे नीचे छन के आया है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यहां पे छन के आ गया है, न्यूक्लियोटाइड यहां पे छन के आ गया है, लेकिन यहां पे लिपिड छन के नहीं आया है, यहां पे लिपिड यहीं पे रुक गया है। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि लिपिड जब यहां पे रुक गया है तो वो तो मैक्रोमोलिक्यूल में काउंट हो गया, और जो चीजें छन के नीचे आ गई है जैसे एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज और न्यूक्लियोटाइड, ये सब छन के नीचे आ गई, इसलिए वो क्या हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो को अपन मोलिकुलर वेट के बेस पे, और यहाँ पे ये सलरी बनाने के बाद में इसे छानते हैं, इसे फिल्टर करते हैं, उसके बेस पे अपन अलग तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, और आगे छोटा सा टॉपिक आता है और उसका नाम है एस एनालिसिस। एस यानी राख होती है, राख। राख का मतलब क्या होता है कि गांव के लोग इसे बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि जो चूल्हा होता है उसमें लकड़ी जलाने के बाद में जो राख बन जाती है उसे अपन बोलते हैं एस, और उसको अपन एनालाइज करते हैं। अच्छा, उसे एनालाइज करने से क्या मिलेगा? उसे एनालाइज करने से ये चीज मिलेगी कि जो चीजें जल के राख हो गई है वो अपन को नहीं मिलती है। मतलब अपन ने एक लकड़ी को जलाया, और लकड़ी को जलाने के बाद में लकड़ी में क्या था, लकड़ी में सेलुलोज था, और सेलुलोज को जलाया तो सेलुलोज से बाद में जो राख बनी उसमें अपन चेक करेंगे कि इस राख में बच क्या गया है। तो यहां से पता लगता है कि अगर किसी टिश्यू पार्ट को, किसी लिविंग सिस्टम के पार्ट को अपन जलाते हैं तो उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड जल जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड रुक जाते हैं। तो जब भी अपन राख का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें क्या मिलता है अपन को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एस एनालिसिस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे नहीं मिलेंगे। कौन से कंपाउंड मिलेंगे यहाँ पे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर ये कैल्शियम, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो है इन्हें अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे ही बोलते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ये है, इनके बारे में अपन को स्पेशली याद रखना है क्योंकि यहां से हर बार नीट में मेसदे कॉलम से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां से आप ध्यान से इस बात को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं साइड में एनसीईआरटी में, या फिर जो भी आपकी नोटबुक है वहां पे। पोटेशियम के केस में आपको याद रखना है, मैं आपको फिर से मसल कॉन्ट्रैक्शन में जब अपन मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ेंगे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जो पोटेशियम है वो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। पोटेशियम और सोडियम का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स कैसे होता है, तो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है पोटेशियम। और यहाँ पे अगर सोडियम की बात करते हो, ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है, मतलब एक सेल में जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम सोडियम करता है। इसके साथ में क्लोरीन भी काम करता है, और सोडियम का भी यहाँ पे नर्व कंडक्शन में रोल है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कैल्शियम और ये सोडियम जो है, ये सॉरी सोडियम क्या, ये जो सोडियम और जो पोटेशियम है ये नर्व कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और ये क्लोरीन जो है ऑस्मोलिबरेशन में हेल्प करता है। चलो आगे बात करेंगे। तो ये जो कैल्शियम है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि किस तरीके से ये कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और बोन और टीथ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे कैल्शियम का होता है डिपोजिशन। चलो इसके बाद में आयरन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है वो आयरन ही तो होता है। और उसके बाद में साइटोक्रोम जैसे
थेरोडॉक्सिन बनाने में जो अपन फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से जब वो रिएक्शन सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन वहां पे साइटोक्रोम जैसा कुछ पार्ट होता है जो आयरन वहां पे उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, तो आयरन साइटोक्रोम में भी मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का छोटा सा टेबल भी दिया हुआ, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि ये जो लिविंग सिस्टम है ये जो पार्ट है इनको आपको याद रखना है। यहां से फिर से मेस्टर कॉलम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे कि इस लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलने वाला जो एलिमेंट है वो तो कार्बन है। इस लिविंग सिस्टम में अबंडेंट अमाउंट में मिलने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन, दिमाग में फिट रखिएगा इसको। उसके बाद में आप याद रखेंगे लिविंग सिस्टम में कोई भी लिविंग सिस्टम हो उसमें वाटर है वो 70 से 90% मिलता है। लिविंग सिस्टम में वाटर आपको याद रख लेना है और यही सीक्वेंस याद रखनी है। देखो यहां से ये यहां से गट्ठा हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो वाटर सबसे ज्यादा 70 से 90% याद रखेंगे, प्रोटीन उससे कम 10 to 15% याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड उससे कम 5 to 7% याद रखेंगे और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है और इस स्पेलिंग के बेस पे याद रख लेंगे। मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूं कि ये 3% है और ये 2% है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है एक पर्सन। तो कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग बड़ी है तो 3%, लिपिड की स्पेलिंग छोटी है तो 2% याद रख लेंगे और बाद में लास्ट में याद रखेंगे कि अदर जितने भी आयंस है मिनरल्स है जो है वो 1% में काउंट कर लिए जाते हैं इस लिविंग सिस्टम में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसके बाद में अपन इस बायोमोलिक्यूल के टॉपिक में एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं और वो डिस्कशन है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स से पहले अपन एक चीज समझेंगे, मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। आपकी बॉडी में, लिविंग सिस्टम की बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शन से मेटाबॉलिज्म चलता है। मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर 11th क्लास का कि लिविंग सिस्टम का एक क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। करेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही है, साथ में डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर इसलिए है कि जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जो सेल में चलने वाला जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म लिविंग सिस्टम में ही चलता है क्योंकि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। इसलिए अपनी बॉडी में जो भी एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी काम करता है ना, तोड़ फोड़ का काम करता है, उसे अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये लिविंग सिस्टम का पार्ट है। और मेटाबोलाइट दो तरीके के होते हैं। कुछ एलिमेंट्स या फिर कुछ मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे 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 फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज जब अपन इंटेक करते हैं तो अपनी सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, तो सेल की फंक्शनिंग रेगुलेट होती है, सेल को एटीपी मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिससे क्या होती है? अपनी बॉडी की ग्रोथ होती है, अपनी बॉडी में डिफरेंशिएशन आता है। और अपन बात करेंगे कि अपनी बॉडी में जो मसल्स का अरेंजमेंट है, अपनी बॉडी में प्रोटीन जो है वो बनती है एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड जो है वो यहाँ पे अपनी बॉडी में डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करता है। इसके बाद में अपन फैटी एसिड और लिपिड्स की भी बात करते हैं तो वो भी अपनी बॉडी में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करता है। इसलिए जो मॉलिक्यूल अपने लिविंग सिस्टम में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में पार्ट लेता है उसे अपन बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देखो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज मिलता है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, एमिनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड और फैट बनाता है। याद रखनी ये बातें, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स